अरे सुरेश बेटा, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना। अविनाश की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अरे आनंद बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुँचे ही नहीं। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप आलोक भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? अरे अविनाश पहले से ही मेरे बताए हुए काम कर रहा है। पास के सभी रिश्तेदार और मेहमानों को कार्ड वही तो देकर आया था। रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया है। टेंट कुर्सी वाले को भी वही देख रहा है ना। पर मोहल्ले में तो कई लोग हमारे भरे पूरे परिवार से भी चलते हैं, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, शादी विवाह में तो बुलाना ही पड़ता है, वरना लोग क्या कहेंगे। दादी दादी, ये देखो ना, हलवाई अंकल हमको लड्डू नहीं दे रहे हैं, आप इनको डांटो ना। अरे मुरलीधर, दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है ने? दीदी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठाकर खा लेते हैं और मैं तो उन्हें प्लेट में रखकर परोस भी नहीं पा रहा हूँ। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अविनाश की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। हरिशंकर की बीवी कलावती को फुर्सत ही नहीं है कामों से। लेकिन हरिशंकर और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। अरे जी, आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हैं और घर में अभी तक इतने सारे काम बचे हैं करने को। अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा और फिर घर में तुम हो, बहुएं हैं, तुम लोगों के होते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो शान से अपने बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। एक बार बस अविनाश की बीवी आ जाए, फिर मैं भी आराम ही करूंगी और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी। इतना कहकर कलावती वापस अपने काम में लग जाती है। अरे बेटा अविनाश, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ और ये किससे बातें कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ? सैलून जाने से तो आपने मना किया है, क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। भाभीियों को देखो, सुबह से पार्लर में है। अविनाश की शादी हो जाती है। नंदिनी बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। नंदिनी के आने के बाद आए दिन घर में शांति भंग होती रहती। अपने माता पिता की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कहाँ संभालनी थी? अविनाश देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं उतरी और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया है। मैंने सोचा था कि मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ, इसलिए सब मुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदिनी, शादी से पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभियाँ भी तो आई हैं शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिनी तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिनी, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद ना सबके लिए नाश्ता बना देना। पर दीदी, मैं ना अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज आप मेरी जगह कर लेना ये काम। ठीक है, मैं तेरी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। तो मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके पांचों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना और दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर सुखा देना। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे
और उसके बाद अरे बस बस दीदी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया तुमने मुझे। मेरे घर में तो बस 8 रोटी और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निम्बर ज्यादा था। यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जी बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती है। नाश्ता बनाते बनाते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनाते बनाते डिनर का टाइम हो जाता है। अविनाश, मुझ में तुम्हारे पूरे परिवार के नखरे उठाने की और ताकत नहीं है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। अरे इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पर क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदिनी माँ बन जाती है। बच्चे के आने के बाद अविनाश के कंधों पर खर्चों का बोझ आ पड़ता है। अविनाश का बोझ कम करने के लिए नंदिनी भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिनी, ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। गोलू के बाल कटवाने भी जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे तुम करती क्या हो पूरा दिन? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद गोलू को केयर सेंटर पर छोड़ कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, गोलू को देखती हूँ और फिर क्या करूँ मैं? अरे तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। अरे ऑफिस जाए बिना घर के खर्च कहाँ से पूरे होंगे? गोलू की डी केयर का खर्च, उसके लिए बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से पूरे नहीं होते हैं। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर। गोलू को भी बेबी केयर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और घर के सभी बड़े होते, उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन होते। मेरे तीनों बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और मेरी भाभीियों को अच्छे से पता है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं। बिजली जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है, तो अब शिकायत क्यों करती हो? अरे बस करो अविनाश, बस करो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी। मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है सबसे। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। अविनाश और नंदिनी की सारी बातें घर के बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी कलावती बोल पड़ती है, अरे नंदिनी बहू, किसने कहा तुम अकेली हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। अरे हम तो बस यही चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम न समझती, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो गया है, तो अब तुम समझ चुकी हो कि परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफी वाफी बाद में मांगना, पहले तू जरा मेरा पोता मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना कर लेकर आ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।